क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और उनकी वेटेज क्या है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स, इसके साथ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेक्स्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और इसके साथ है इंडेक्स नंबर्स। ये टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो ये 20 मार्क्स का स्लॉट है। इन टॉपिक्स के अंदर से जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से कोई 20 मार्क्स इन टॉपिक्स में से आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्लॉट है वो है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन का जो स्लॉट है बेटा, ये है 10 मार्क्स। तो 2 स्लॉट हो गए, इसका 30 मार्क्स हो गए। इसके बाद है काउंटिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी, और फिर इसके साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये टॉपिक जो है ये भी 10 मार्क्स के हैं। इस तरह से ये 40 मार्क्स हो गए। और फिर फाइनली सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और फाइनली काय स्क्वायर, CHI। इसको लिखते CHI है लेकिन पढ़ते KYE है, यानी अगर मैं उसको KYE, काय स्क्वायर। ये जो फाइनल टॉपिक्स हैं ये भी 10 मार्क्स के हैं। इस तरह से आपका जो स्टैट्स का पोर्शन है वो इन टॉपिक्स के ऊपर है। पेपर पैटर्न का आइडिया है आप लोगों को? नहीं आइडिया, ओके। पेपर कुछ बेटा इस तरीके से है कि आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। मैं भी स्क्रॉल अप कर देता हूँ बेटा, जरा 2 मिनट रुकना, मैं थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं आपको। आपका जो पेपर है क्यूटी का PRC पेपर का पैटर्न कुछ यूं है कि आपके पास टोटल 50 MCQs आने वाले हैं, और हर MCQs के 2 मार्क होंगे। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। 50 MCQs आएंगे स्टैट्स और मैथ्स दोनों को मिलाकर। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। 100 मार्क का आपका पेपर है, और आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, यानी आपको एटलीस्ट 25 करेक्ट आंसर्स देने हैं वहां पर। पासिंग मार्क्स हैं आपके
50, एटलीस्ट 25 करेक्ट आंसर्स वहां पर आप देंगे तो पेपर आपका पास है। जी बिल्कुल अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूँ, आपने ये वाला कैलकुलेटर लेना है। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कैलकुलेटर शो हो रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप कैसियो ही खरीदें, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें जो चीज इस वक्त आपको इस कैलकुलेटर के ऊपर नजर आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जैक्टली यही आपने चीज वहां पे ढूंढनी है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एक्स नहीं चलेगा बेटा, ई एस चलेगा। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अलग अलग करके लिखूं आपके लिए। ज्वाइनिंग राइटिंग तो ऐसी ही होती है बेटा। ओके, चलें अब थोड़ा सा बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं। और आपके ग्रुप पर मैंने कुछ पीडीएफ शेयर किए हैं, उनका नाम वहां लिखे हुए हैं। उसमें ई एक्स जो है वो अलाउ नहीं है, तो लिहाजा आपको ई एस लेना पड़ेगा। पीडीएफ चेक किए बेटा आप लोगों ने? दूसरा आपको ये नजर आ रहा होगा, और तीसरा आपके सामने ये आ गया। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा एफ एक्स 991 ई एस प्लस अलाउ है। ठीक है बेटा, मेरी भी आज ये पहली ही क्लास है, आप बेफिक्र रहें। फातिमा, आप सिर्फ मेरी बात सुनना शुरू करें, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपके सामने स्क्रीन ओपन की हुई है, तो बाकी चीजें आपको छोड़ दें, उनका डिफरेंस आप रहने दें। कैलकुलेटर है बेटा, वो उसमें कुछ चीजें अलाउ की हुई है आई कैप ने और कुछ चीजें अलाउ नहीं की हुई, उसके आप डिफरेंस की तरफ कहाँ जाना चाहते हैं? डिवाइड किया है डिस्क्रीट वर्सेस, कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो इसका प्रोसेस ट्रेडेड, यानी ये वो। या मैं पूछूं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है तो इसका आंसर नंबर आपको। ठीक है बेटा, तो इसलिए अपना थोड़ा सा फोकस रखें इन चीजों के ऊपर, और ये देखें कि इसमें क्या क्या कुछ आपको नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज है डाटा। डाटा को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। डाटा को हम क्वालिटेटिव फॉर्म में हमें मिलता है या फिर हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में मिलता है। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है जिसको हम न्यूमेरिक न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं बता सकते, तो जिसको नंबर्स में नहीं बताया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, मेल और फीमेल। नंबर टू, मेक ऑफ अ कार, जैसे कि एग्जाम्पल्स दी हैं, बीएमडब्ल्यू है, निसान है, टोयोटा है। यानी ये वो चीजें हैं जिसका आंसर आप एक। बेटा क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है जिसको न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं आप बता सकते। न्यूमेरिक टर्म का मतलब है जिसको आप नंबर्स में नहीं बता सकते। यानी ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप किसी नाम की सूरत में देते हैं। मिसाल के तौर पे पूछा जाए जेंडर, तो उसका आंसर होगा मेल और फीमेल। या मैं पूछूं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो इसका आंसर नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा कि आप किसी गाड़ी का नाम मुझे बता देंगे कि जी मेरे पास सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, या कोई और गाड़ी है। नंबर थ्री, मैं अगर पूछूं कि आपके अगर ये जो एक्सचेंज ऑन विच स्टॉक इज ट्रेडेड, यानी ये वो सब चीजें हैं जिसपे हमें आंसर जो है किसी नेम की फॉर्म में मिलता है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं मिलता है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो दूसरा डाटा टाइप है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, ये वो डाटा टाइप है जो हमें न्यूमेरिक टर्म्स में मिलता है, यानी जिसका आंसर हम न्यूमेरिक टर्म्स में दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं आपकी गाड़ी की प्राइस क्या है, तो आप मुझे नंबर्स में इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर आप नंबर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि जी आपकी हाइट क्या है, तो इसका आप आंसर नंबर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं आपका वेट क्या है, तो आप इसका आंसर नंबर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। तो वो डाटा जिसका आंसर हम नंबर्स की फॉर्म में दे सकते हैं उसको हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव डाटा है। इसकी मिसाल है, देखिए, प्राइस ऑफ अ कार, द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, द नंबर ऑफ पीपल क्यूइंग अप एट अ बैंक।
आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा का डिफरेंस क्लियर है बेटा? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर उसको डिस्कस करते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की फॉर्म में था, तो क्वांटिटेटिव डाटा को फिर हमने डिवाइड किया है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस में। यानी अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डाटा की। अब्दुल समी, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? कि कितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं, तो वो नंबर्स की फॉर्म में बताई जा सकती हैं। तो नंबर ऑफ कार्स, डिस्क्रीट नंबर ऑफ कार्स जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा है, और नेम ऑफ अ कार जो है वो क्वालिटेटिव डाटा है। बेटा बात इस वक्त प्रेफरेंस की नहीं हो रही, बात इस वक्त हो रही है डिफरेंशिएशन की, कि डाटा को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा हमें कितनी फॉर्म्स में मिलता है। जो डाटा हमारे सामने आ रहा है, क्या वो नंबर्स की फॉर्म में बताया जा सकता है या वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं बताया जा सकता। इस वक्त बात प्रेफरेंस की नहीं हो रही। क्लियर है बेटा? ओके। अब जो उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा है, उसको हम डिवाइड करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के अंदर। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का डिफरेंस ये है, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इसको आंसर करने के लिए काउंटिंग करेंगे या मेजरमेंट करेंगे। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट किया जाता है या मेजरमेंट करके बताया जाता है। तो जो डाटा आपको काउंटिंग से मिलता है बेटा, उसको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा ये हमें मिलता है काउंटिंग से। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा आपकी हाइट कितनी है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप काउंट करके बताएंगे या मेजरमेंट करके बताएंगे। तो जो डाटा आपको मेजरमेंट से मिलता है, उसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस डाटा है। मेजरिंग डाटा, काउंटिंग डाटा डिस्क्रीट डाटा, मेजरिंग डाटा कंटिन्यूअस डाटा। ओके। अब उसके बाद हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का को कंपेयर करके देखते हैं, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। यानी हम कैसे किसी डाटा को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन, मीनिंग की बेसिस। यानी आपको जो यहाँ पे टेबल नजर आ रहा है, बेसिस फॉर कंपैरिजन है, डिस्क्रीट वेरिएबल है और कंटिन्यूअस वेरिएबल है। मीनिंग की बेसिस पर सबसे पहले अगर आप डिस्क्रीट वेरिएबल को देखें, तो डिस्क्रीट वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल दैट अज्यूम्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। इसका मतलब यह है कि डिस्क्रीट वेरिएबल हमें इस तरह से मिलता है कि अगर मैं पूछूं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे बताएंगे 25 या 26। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल पॉइंट्स में डाटा नहीं लेता। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी क्लास में 25.67 बच्चे बैठे हुए, ऐसा नहीं मैं आंसर कर सकता। मेरी क्लास में या 25 स्टूडेंट्स होंगे या फिर 26 स्टूडेंट्स होंगे, तो ये है आइसोलेटेड वैल्यूज का मतलब। डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो पॉइंट्स में डाटा नहीं लेता। इसके कंपैरिजन में कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है, कहते हैं रेफर्स टू वेरिएबल व्हिच अज्यूम्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। कंटिन्यूअस वेरिएबल पॉइंट्स में भी वैल्यूज ले लेता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपकी हाइट, तो हो सकता है कोई शख्स कहे मेरी हाइट जो है वो 5 फीट और 8 इंचेस है, तो अब जो आंसर है वो पॉइंट्स में भी आ रहा है। तो पहला जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा होल नंबर में वैल्यूज लेगा, और कंटिन्यूअस वेरिएबल होल नंबर में भी हो सकता है और पॉइंट्स में भी हो सकता है। फाइनाइट नंबर का मतलब होता है बेटा काउंटेबल चीजें। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज का मतलब यह है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल को जहां तक आप मेजर कर सकते हैं वहां तक आप वैल्यूज ले सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपका बैकग्राउंड साइंस का है या नहीं है।
मिस्टर अब्दुल राफे, आप जो है आपने साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? आपका जो इंटर है कौन से सब्जेक्ट्स में है? साइंस में है। तो फिर बेटा आपने ऐसा यूनिट्स तो जरूर पढ़े होंगे। पूछा था, यानी हाइट को आप कहां तक मेयर कर सकते हैं बेटा? मिनिमम यूनिट तक मेयर कर सकते हो आप, मिलीमीटर्स, ये करेंगे आप कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज का मतलब ये है बेटा कि जहां तक हम चीजों को मेयर कर सकते हैं उससे आगे भी हमारे पास बहुत चीजें मौजूद हैं। मसला ये है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक लेवल तक चीजों को मेयर कर सकते हैं, उसके आगे भी अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और ज्यादा रिफाइन कर लें तो हम और ज्यादा चीजों आगे तक चीजों को मेयर कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल जो है बेटा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है। यानी अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं 6.1 और 6.2, तो इन 6.1 और 6.2 के दरमियान मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज और हो सकती हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल की ये प्रॉपर्टीज में से है। नंबर टू अभी हमने डिस्कस किया है कि डिस्क्रीट वेरिएबल हमें मिलता है काउंटिंग से और कंटिन्यूस वेरिएबल हमें मिलता है मेजरमेंट से। डिस्क्रीट वेरिएबल हमें मिलेगा काउंटिंग से, यानी अगर कोई आप कैसे पहचानेंगे, आपके सामने कोई भी डाटा आए कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, तो आप ये देखेंगे कि ये डाटा हमें मिल कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो अब आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिलते कैसे हैं, काउंटिंग से मिलते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो डिस्क्रीट डाटा है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, अब आप ये देखेंगे कि हाइट हमें मिलती कैसे है। हाइट तो मेजर होती है, इसका मतलब है हाइट क्या चीज है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो आप देखेंगे कि जो डाटा आपको काउंटिंग से मिल रहा है उसको डिस्क्रीट की कैटेगरी में रख लेंगे, और जो डाटा आपको मेजरमेंट से मिल रहा है उसको हम कंटिन्यूस की कैटेगरी में रख लेंगे। यहां तक हम लोग क्लियर है बेटा? ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है वो है क्लासिफिकेशन का। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब ये है बेटा कि हम लोगों ने, कुछ बच्चे हमारे पास इस वक्त जो बैठे हैं यकीनन कॉमर्स से आए होंगे और कुछ प्री इंजीनियरिंग वाले भी होंगे या प्री मेडिकल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है और वो ये है कि आप सब लोगों ने जब मैट्रिक पढ़ा था तो मैट्रिक के जो मैथ्स वगैरह थी उसके अंदर आपने स्टैट्स के एक दो टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है? अच्छा, वो टॉपिक क्या थे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यानी क्लासिफिकेशन, डाटा को हम दो तरह से लिखते हैं, एक है क्लास लिमिट्स और एक है क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, क्लास लिमिट्स के अंदर डाटा को कुछ हम यूं लिखते थे, फॉर एग्जांपल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, और यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है लेट्स से 4, 8, 12, 7 एंड 2। ठीक है, एक तो ये तरीका लिखने का, और एक तरीका ये है कि मैं यहां लिख रहा हूं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, और फिर उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है लेट्स से 5, 9, 17, 8 एंड 2। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, जरा गौर से देखें। क्लास लिमिट्स वाला केस और क्लास बाउंड्रीज वाला केस, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? क्लास लिमिट्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये 10 से स्टार्ट होकर 19 पर एंड हो रहा है, दूसरी क्लास 20 से स्टार्ट होकर 29 तक जा रही है। यानी यहां पर आपको गैप नजर आ रहा है, 19 पर एंड हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 1 यूनिट का गैप नजर आ रहा है। इसी तरह 29 पर एंड हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, 1 यूनिट का गैप है। 39 पर एंड हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो रहा है, 1 यूनिट का गैप नजर आ रहा है। जबकि क्लास बाउंड्री में आपको गैप नजर नहीं आ रहा। ये देखेंगे, ये 20 पर एंड हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पर एंड हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, 40 पर एंड हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो जब हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है उसको हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग
लैपिंग। और यहां पर आप देखेंगे ओवरलैप कर रही है चीजें, ओवरलैप। ठीक है। तो दूसरी जो डिफरेंस हमें नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि जब हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, उसको जब हम क्लासिफाई करने लगेंगे, उसके लिए जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगेंगे, तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम किस टाइप की क्लासिफिकेशन यूज करेंगे? नॉन ओवरलैपिंग, या जिसका दूसरा नाम होता है क्लास लिमिट्स। और अगर हमारे पास वेरिएबल होगा कंटिन्यूअस, तो उसके लिए हम कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करेंगे? ओवरलैपिंग, या फिर उसका दूसरा नाम है क्लास बाउंड्रीज। ये बात समझ में आ गई बेटा? ओके, अच्छा, नंबर वन। और फिर लास्टली देखें रिप्रेजेंटेड बाय। जो लास्ट पॉइंट अब हमें नजर आ रहा है वो ये है कि रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पर लिखा हुआ है आइसोलेटेड पॉइंट्स और यहां लिखा हुआ है कनेक्टेड पॉइंट्स। तो अब इन दोनों का डिफरेंस भी समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए क्या यूज करेंगे और कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए क्या यूज करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो उसमें इन सब चीजों को हम बनाकर देखेंगे भी सही। फिलहाल सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइप की चीजें बनाते हैं हम। ये देखें, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं बार चार्ट्स। बार चार्ट्स, अच्छा, बार चार्ट्स किस तरह के होते हैं? उसमें आप देखेंगे ये एक्स और वाई एक्सिस है हमारे पास। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ ग्राफ्स बना के दिखा रहा हूं। ये बार चार्ट की एग्जाम्पल है। तो इसमें आप एक चीज नोट करें कि आपको ये फर्स्ट बार और सेकंड बार, इनके दरमियान आपको गैप नजर आ रहा है। फिर सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप नजर आ रहा है। थर्ड और फोर्थ के दरमियान आपको गैप नजर आ रहा है। जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल में आप बनाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, अच्छा, हिस्टोग्राम कैसे बनता है? वो होते हैं कनेक्टेड बार्स, होते तो उसमें भी बार ही हैं, लेकिन वो कनेक्टेड बार्स होते हैं। अब आप ये देखें दोनों में ग्राफ्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। जब आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, और जब आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो आप बार चार्ट बनाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हिस्टोग्राम्स में कनेक्टेड बार्स हैं, जबकि बार चार्ट में आपको आइसोलेटेड ग्राफ्स नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सेम चीज है बेटा, आइसोलेटेड हो या कनेक्टेड हो एक ही बात है। जो ओवरलैप कर रही होगी, जो ओवरलैप कर रही होगी वही कनेक्ट होगी ना बेटा। ओके, यहां तक आप सब लोगों को जो हमने पढ़ा है, अगर यहां तक हम चीजें हमें समझ में आई हैं या यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। यानी हम अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने दो तीन बातें देखी। नंबर वन, हमने ये कहा कि जी डाटा या तो हमें, इसको हम नंबर्स में, जो हमारा डिस्टेंस लिमिटेड और नजर आते हैं। बात हाइट की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कंटिन्यूस वेरिएबल की। तो हमने ये कहा था कि कंटिन्यूस वेरिएबल इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। यानी कंटिन्यूस वेरिएबल में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं, आ सकती हैं, आ सकती हैं, आई नहीं है। ठीक है बेटा? ओके, अब उसके बाद जब हमने उन थोड़ा सा चीजों को समझ लिया, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, तो फिर अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जरा थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को देखते हैं। तो अब जो है हमारे पास ये मेजरमेंट स्केल कहलाते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। यानी जो डाटा हमें मिल रहा है, चाहे वो क्वालिटेटिव फॉर्म में है या वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है। जी बिल्कुल, उसको मेजर ही करते हैं। जी हादिया, ऐसा ही है बेटा। ओके, अच्छा, अब उसके बाद जो हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, उन वेरिएबल्स को, चाहे वो क्वालिटेटिव डाटा हो या क्वांटिटेटिव डाटा हो, वो इन चार कैटेगरीज के अंदर ही कहीं ना कहीं फॉल करेगा। अब इनको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखें नॉमिनल डाटा।
नॉमिनल डाटा क्वालिटेटिव डाटा होता है, पहली बात तो ये समझ लें। नॉमिनल है नेम से, नॉमिनल किससे निकला है? नेम से। ये देखें, नेम्ड वेरिएबल। यानी अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बेटा आपका नाम क्या है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो इसका जो जवाब होगा ना वो एक नेम की फॉर्म में आएगा। यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर एक नाम की सूरत में हमारे सामने आ जाए, उसको हम कहते हैं ये नॉमिनल वेरिएबल है। ये बेटा उन्हीं कैटेगरीज की है। यानी जो वेरिएबल हमें मिल रहा है वो वेरिएबल इन्हीं चार कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। वो वेरिएबल क्वालिटेटिव भी हो सकता है, वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। यानी हम उसको थोड़ा सा और आगे लेके थोड़ा सा और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम डाटा को लेके चले थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिवाइड किया, क्वांटिटेटिव को हमने फर्दर डिवाइड किया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, और अब हम उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर रहे हैं चीजों को। अब चीजों को हम थोड़ा सा और रिफाइन कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डाटा हमें मिलेगा मुख्तलिफ फॉर्म्स में। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने उसकी एग्जाम्पल ये दी कि मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा आपका नाम क्या है, या मैं पूछूं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, या आपने देखा होगा कि कभी आप कोई क्वेश्चन फिल कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है क्वेश्चन में कि जी आपकी जेंडर क्या है, तो आप उसका आंसर क्या करते हैं? नंबर्स बताना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप उसका कोई ना कोई नाम देते हैं। आपका नाम क्या है? अपना नाम बता देंगे। आपके पास गाड़ी कौन सी है? उसका गाड़ी का मेक बता देंगे। आपके पास मोटर बाइक कौन सी है? उसका मेक बताएंगे। जो मेक होगा वो नंबर नहीं होता। आपकी जेंडर क्या है? आपका आंसर मेल और फीमेल की फॉर्म में होगा। तो यानी इसमें क्या चीज नजर आएगी? आपको आंसर एक नाम की सूरत में मिलेगा। तो जब नाम की सूरत में मिल रहा होगा, नाम की सूरत में मिल रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं ये नॉमिनल वेरिएबल है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, वो लिखा हुआ है देयर इज नो नेचुरल ऑर्डर टू द डाटा। देयर इज नो नेचुरल ऑर्डर टू द डाटा। नेचुरल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसमें इनबिल्ट है ये चीज, कुदरती तौर पर मौजूद होना किसी चीज का। यानी इसमें कुदरती तौर पर ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ पे नाम लिखना शुरू करूं, राशिद, हामिद, असलम, तो इनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं है। वेरिएबल बेटा वो चीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चेंज हो जाती है। जैसे हाइट एक वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। वेट एक वेरिएबल है जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं होता। नॉमिनल डाटा वो डाटा होता है बेटा जिसमें हम चीजों को सिर्फ नेम कर सकते हैं, उनमें कोई नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं होता। यानी कुदरती तौर पर कोई ऑर्डर नहीं है उसके अंदर, उस डाटा के अंदर। नंबर टू, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डाटा वो डाटा होता है, अब उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, नेम्ड प्लस ऑर्डर्ड वेरिएबल। यानी ऑर्डिनल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, नहीं बेटा नॉमिनल जो है वो उसमें आता है क्वालिटेटिव डाटा में। नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा है। नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। इंटरवल और रेशो ये आपके क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या कहता है ऑर्डिनल के बारे में? कहता है, अगर मैं इसका आंसर अगर समझने की कोशिश करें, जी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें आपके सामने एक मौजूद आ रहा है। ऑर्डिनल को समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आर सर्विसेज। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाएं और वहां पे खाना खाएं, तो अक्सर खाना खाने के बाद वो लोग आपके पास आते हैं और आपको एक कार्ड देते हैं कि सर अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें। या इवन अगर आजकल आप लोग डिवागो पे जाएं, जो एक मेडिकल स्टोर है, वहां पर वो क्या होता है कि आपको मेडिसिन देते हैं, उसके बाद कहते हैं सर प्लीज अपना फीडबैक देते जाएं। तो उन्होंने वहां पर एक टैबलेट बनी हुई होती है, तो आप उस पर वो क्लिक कर देते हैं। जी, जैसे कि जैस की हेल्पलाइन में भी है, वो कहते हैं अगर आप कभी कॉल करें तो वो कॉल करने के बाद फीडबैक दे रहे होते हैं। न्यूट्रल, नॉट सेटिस्फाइड। तो अब अगर आप देखें तो इसके अंदर एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद है। यानी आप हाईली सेटिस्फाइड के बाद अगेन डायरेक्टली नॉट सेटिस्फाइड नहीं लिख सकते। यानी इसके अंदर एक कुदरती तौर पर एक ऑर्डर मौजूद है।
हाईली सेटिस्फाइड के बाद जो दूसरी चीज हमें मिलती है रैंकिंग में वो है सेटिस्फाइड। फिर है न्यूट्रल, ना भी ना सेटिस्फाइड है ना नॉट सेटिस्फाइड है, और फिर आता है नॉट सेटिस्फाइड। यानी ये दो एक्सट्रीम्स हैं। हाईली सेटिस्फाइड एक एक्सट्रीम है, यानी ये अगर लाइन है तो यहाँ पर हाईली सेटिस्फाइड है और यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड है। इसके दरमियान में आपको सेटिस्फाइड, न्यूट्रल और दूसरी चीजें मिल रही हैं। अच्छा, इसी तरह आपने देखा होगा होटल की चेन्स होती हैं। ये 5 स्टार होटल है, ये 4 स्टार होटल है, ये 3, मतलब ये सबसे अच्छा होटल है। जब हम कहते हैं कि ये 4 स्टार होटल है, एग्जाम्पल से बता रहा हूं बेटा, 5, जब हम कहते हैं ये 5 स्टार होटल है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये सबसे अच्छा होटल है। जब हम कहते हैं ये 4 स्टार होटल, तो अब इसका मतलब ये है कि ये 5 स्टार और 4 स्टार से अगेन थोड़ा सा और नीचे ले आए सर्विसेज में इसको। तो हम कहते हैं यार बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की सेटिस्फेक्शन है, यानी इससे आगे वो साइड का मतलब है इससे ज्यादा और कोई चीज इंप्रूव नहीं हो सकती। अच्छा, 5 स्टार होटल को 4 स्टार होटल से कंपेयर तो किया जा सकता है, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 5 स्टार को 4 स्टार से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन 5 स्टार में से 4 स्टार को माइनस करें तो इसका मतलब 1 स्टार नहीं होता, यानी ऐसी कोई चीज नहीं होती। यानी ये ऐसा डाटा है जिसको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी आप ये नहीं कर सकते कि 5 स्टार को 4 स्टार से मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे ये 20 स्टार का होटल बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। यानी ये वो डाटा होता है जिसमें कंपैरिजन तो किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ये 5 स्टार है तो ये 4 स्टार से बेहतर है, कंपेयर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल था डाटा, ये डाटा कौन किस में मिल रहा था हमें, क्वालिटेटिव के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव। ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल था डाटा, ये डाटा कौन किस में मिल रहा था हमें, क्वालिटेटिव के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव। ना आगे बढ़ती जा रही है। पहले से नेम्ड इंटरवल डाटा। इंटरवल डाटा वो डाटा है, अब देखें, अब चीजें ना आगे बढ़ती जा रही है। पहले से नेम्ड वेरिएबल था, फिर नेम्ड प्लस ऑर्डर्ड वेरिएबल बना, और अब और चीजें आ गई हैं, नेम्ड भी है, ऑर्डर भी है, और प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी है। यानी उनके दरमियान एक फिक्स डिफरेंस भी आपको नजर आएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। कहते हैं दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, पहली बात। देयर इज अ नेचुरल ऑर्डर, यहां पर एक नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। फिर कंपैरिजंस आर मीनिंगफुल, कंपैरिजंस भी किया जा सकते हैं, ये काम तो हम यहां भी कर रहे थे। तो अब एक्स्ट्रा क्या मिला, अब एक्स्ट्रा एक और चीज मिली। फॉर दीज वेरिएबल्स डिफरेंस और इंटरवल इज मीनिंगफुल बट डिवीजन इज नॉट। यानी अब एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा आ गई है, और वो ये है कि यहां पर जब हम उनको उनका डिफरेंस लें या उनको ऐड करें, तो डिफरेंस और ऐड करने से जो हमें आंसर मिलता है वो एक मीनिंगफुल आंसर होता है, लेकिन अगर उसको डिवाइड करें तो आंसर नहीं है। जी बिल्कुल, नेम तो फिर बेटा ऑर्डिनल में ही आएगा। ऑर्डिनल नेम, किसी भी मोबाइल का नेम, नेम नहीं आएगा बेटा ऑर्डिनल में, नेम आएगा नॉमिनल में। ओके बेटा, नाम होते हैं नाम। वो डिजिट्स जो है ना वो नंबर्स नहीं बता रहे होते, वो उसके उसका उसका जो है ना नाम का हिस्सा होता है। जैसे हम कहते हैं नोकिया 3310, तो नोकिया 3310 जो है ना वो नंबर्स नहीं है, वो उसका नाम है। कल्याण, आपको बेटा कहाँ पे समझ में नहीं आया, इंटरवल की बात समझ में नहीं आई या ऑर्डिनल की बात समझ में नहीं आई? इंटरवल रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अभी मैंने पूरा किया ही नहीं था बेटा। आप लोग ना बेटा मेरी बात सुनना, थोड़ा सा जो है ना आप सुनने की कोशिश करें चीजों को। आप लोग दरमियान में जो है ना बार बार क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, आपका पूरा फोकस क्वेश्चन को टाइप करने पर होता है,
आप मेरी बात सुनना शुरू करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मकसद बेटा इनका ये है कि सबसे पहले डाटा को समझना चाहते हैं कि डाटा है क्या। जब डाटा समझ में आ जाएगा तो फिर डाटा को यूज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप फोकस रखें, क्वेश्चंस को, मेरी बात को सुनना शुरू करें, आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, हाँ बेटा, दो मेनली दो टाइप्स में होता है, मेनली दो टाइप्स ही हैं। यानी या तो आप उसको क्वालिटेटिव फॉर्म में रखेंगे या फिर आप उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में रखेंगे। ओके, उसके बाद उसके स्केल है, स्केल का मतलब होता है उसको कैसे उसको किया जाता है। अब थोड़ा सा ना फोकस करें, मेरी बात सुनना शुरू करें, क्वेश्चन टाइप करना बंद करें। एक दफा जब मेरी बात कंप्लीट होगी ना, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरा पूछिएगा उसमें, ठीक है। इंटरवल डाटा बेटा वो डाटा होता है, अब उसकी एग्जांपल लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर इन योर सिटी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज कराची का टेम्परेचर कितना है, तो हो सकता है कोई बच्चा कहे कि जी 19 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं यार कल कितना टेम्परेचर था, तो वो कह सकता है कि सर कल जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके दरमियान एक नेचुरल ऑर्डर मौजूद है ना, यानी हमें मालूम है कि 19 के बाद ही 22 आता है, एक ऑर्डर बन गया इनके दरमियान। अच्छा, फिर हमने यहां कहा कि भाई इनके दरमियान डिफरेंस तो लिया जा सकता है, डिफरेंस मीनिंगफुल है। यानी मैं ये कहूं कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 19 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इनके दरमियान 3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये मुझे एक मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर मैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड को 19 डिग्री सेंटीग्रेड से डिवाइड करूं, तो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड कोई मतलब नहीं बता रहा मुझे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आ रही बेटा बात। यानी अब जो इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल में जो हमें डाटा मिलता है, ये वो डाटा होता है जो हमें, जिसको हम प्लस माइनस तो कर सकते हैं, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उसका कोई आंसर नहीं मिलता, यानी उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पर, यहाँ पर दूसरी एग्जांपल दी हुई उसने, टाइम 2012 डिवाइडेड बाय 2000 इज नॉट मीनिंगफुल। यानी अगर मैं ये कहूं कि 2012 को, यानी ईयर 2012 को ईयर 2000 से डिवाइड करें, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, यानी जो मेरे पास आंसर आएगा उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2012 माइनस 2000, तो आप बता सकते हैं 12 ईयर्स। यानी मिसाल के तौर पर मैं पूछूं आपकी एज कितनी है, तो हो सकता है कोई शख्स कहे कि मेरी उम्र जो है वो 20 साल है, 20 ईयर्स है, और इस वक्त हम हैं 2023 में। तो मैं उससे पूछूं आप पैदा कब हुए थे, तो वो कहेगा कि जी 20 साल इसमें से निकाल दें तो बन जाएगा 2003। मैं 2003 में पैदा हुआ था मैं। तो 20 साल उसने कैसे निकाले, 2023 में से 2003 उसने माइनस कर लिया, तो उसको पता चला कि उसकी उम्र 20 साल है। तो डिफरेंस जो है वो मीनिंगफुल है, डिफरेंस मीनिंगफुल है, बट डिवीजन मीनिंगफुल नहीं है। ये है इंटरवल स्केल। यानी डाटा हमें जो नजर आएगा, हमारे आसपास जो चीजें हो रही होती है ना, वो या तो नॉमिनल होती हैं, यानी या तो हम सिर्फ उसका नाम बता सकते हैं, या वो ऑर्डिनल होती हैं कि हम उनका नाम बता सकते हैं, उनको उनको ऑर्डर भी किया जा सकता है, या फिर वो इंटरवल होती हैं कि उनका नाम बताया जा सकता है, उनको ऑर्डर किया जा सकता है, उनके दरमियान डिफरेंस भी लिया जा सकता है। और लास्टली हमारे पास होता है रेशो, जो सबसे पावरफुल स्केल है। ये जितनी भी आगे आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो मोस्टली रेशो स्केल के अंदर होंगी। रेशो स्केल में क्या होगा, नेम भी है, ऑर्डर भी है, प्रोपोर्शनेट जीरो भी, प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी है, एब्सोल्यूट जीरो भी है। कहता है दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। बेटा ये देखो, सही आसमा बेटा ये देखो, अभी मैंने एग्जांपल दी, शायद आपने उसकी तरफ आपने फोकस नहीं किया। ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड और 19 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ऑर्डर नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले 19 को लिखेंगे, अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो पहले 19 डिग्री लिखेंगे फिर 22 डिग्री लिखेंगे। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर मैं ईयर की बात कर रहा हूं तो 2003 को पहले लिखेंगे, 2023 को बाद में लिखेंगे, तो ऑर्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा। ओके, रेशो पे आ जाए बेटा। कहता है दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल which can be continuous or discrete. There is a natural order and comparisons are meaningful. Difference and division. वेरी गुड बेटा, कब होता है नेम में ऑर्डर होता है बेटा, नेचुरल ऑर्डर बेटा, नेचुरल ऑर्डर। नेम्स में कोई ऑर्डर नहीं होता।
नेचुरल ऑर्डर मौजूद नहीं होता। ए टू जी नेचुरल ऑर्डर नहीं है बेटा, ये तो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स के अंदर है, नेम के अंदर थोड़ी है। ये ऑर्डर अल्फाबेट्स में है, नेम में नहीं है बेटा। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा अब देखें, यहां पर हम जो रेशो स्केल है ना, उसको हम नेम भी कर सकते हैं, उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस भी लिया जा सकता है, उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये आपको 30% भी कॉन्सेप्ट बन गया है तो पहली क्लास के लिए इतना काफी है, मतलब इतनी चीजें भी समझ में आ रही हैं। जी क्या है -23 -273 एब्सोल्यूट जीरो इन फिजिक्स, ये क्या चीज है? जी बेटा देखें, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं मार्क्स की या इनकम की, बेटा ये भी स्टार्ट है, बेसिक टर्म्स डिस्कस हो रही हैं, पहली क्लास है, बेसिक टर्म्स डिस्कस हो रही हैं। मैं अभी दे रहा हूँ बेटा, ये देखें फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, तीन लोग हैं। पहले शख्स की इनकम है 10,000 रुपए, दूसरे शख्स की इनकम है 15,000 रुपए, तीसरे शख्स की इनकम है 12,000 रुपए। अच्छा तो अब हम क्या इस पे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन ये सब कुछ कर सकते हैं? यानी कोई मैं आपसे पूछूं भाई ये तीन लोग हैं, इनकी जरा एवरेज इनकम तो बताएं। मैं पूछता हूँ बेटा इनकी एवरेज इनकम जरा मुझे बता दें। आप क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे प्लस, तो जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ यूं आ जाएगा, 10 + 15 + 12। तो आप कहेंगे जी इनका जो टोटल है ना, इन तीन लोगों की टोटल इनकम है 37,000। तो प्लस प्लस हो गया, डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो 37/3। तो आप कहेंगे कि जनाब तकरीबन 12.33, यानी ऑन एवरेज एक शख्स की इनकम है 12.33,000। तो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, एडिशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये वो डाटा है, रेशो का डाटा, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर सकते हैं। ओके, यहां तक बेटा कुछ समझ में आया हमें? स्टैट्स थोड़ी सी जो है ना, वो है ऐसे कहना चाहिए कि आपको आसपास देखना पड़ेगा, यानी आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं। आपको जितनी भी मैं एग्जांपल निकाल के दूंगा सब डेली लाइफ से होंगी। आगे भी हम जितना कुछ पढ़ेंगे वो डेली लाइफ में हमारे आसपास होता हुआ नजर आ रहा होगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा, किया है इसके अंदर वो चीजें जो वहां डिस्कस करके आए हैं थोड़ा बहुत इस फॉर्म में मौजूद है। हम शुरू करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की, कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल काम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज जो है ये कंटिन्यूस डाटा है या डिस्क्रीट डाटा है, तो आपका आंसर क्या होगा? फीमेल एम्प्लॉइज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है, किसकी? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज की। ओके, सबसे पहली चीज जरा इस डाटा को देखें, यहां से यहां तक ये जो डाटा है आपके सामने ये वाला, इस डाटा को देखें और मुझे सिर्फ ये बताएं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इस डाटा के अंदर। और मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो वैल्यू, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बनाई नंबर ऑफ फीमेल। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए काट के लिख रहा हूँ टैली, यानी मैं टैली का कॉलम बना रहा हूँ। 4 के सामने एक लाइन लगा दूंगा, 6 3 आ गई, दूसरी लाइन आ गई, 4 6 पूछूंगा वो आंसर देगा। यहाँ पर आपके लिए टाइम है 5 मिनट्स का, स्टार्ट हो जाए। बताया, या फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा में कितनी दफा रिपीट हुई है। आप लोग इसको कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद कोई भी आंसर खुद नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। यहाँ पर आप कोई, आप दोनों में से कोई, उम्र वाला आपने किया था ना पहले, तो आप जरा इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे भेज दें, यानी यहाँ पे टाइप कर दें, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं इसकी। टू 3 और 555। अच्छा कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बेटा बताओ?
कौन सी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है? 5 की है वो समझ में आ जाएगी सामने। ओके, बिल्कुल सही। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पर। अब हमें हमारे सामने आ रहा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आप यहां देखें, यहां पर आपने जाना है सैफुल्ला, कहीं जाना है आपने? ये देखें, और ये डाटा है आपके पास। तो आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। कैसे बनाएंगे आप जरा देखें। पहली वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 23। 23 को अगर आप देखें तो ये 20 और 29 के दरमियान नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। फिर मुझे नजर आ रही है 50, ये दूसरी लाइन आ गई। 38, इसके दरमियान लाइन। अब मैं इस रेंज के अंदर ढूंढूंगा। ये ढूंढ रहे थे 4, 7, 10, 8 को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। 10 to 19, और 19 फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है। ये क्लास बाउंड्री एवरेज है फर्स्ट क्लास की अपर एंड सेकंड क्लास की लोअर का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर बाद में उसको मिटा दूंगा। एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट लिमिट। जी आलिया, दानिश, मिस्टर दानिश। और यहाँ पे आएगा 19.5, 29.5, 29.5, 39, 39.5, 39.5, 49.5, 19 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 19.5 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। फिर है 29 प्लस लोअर बेटा 50.5, 69.5 टू 79.5, और यहाँ पर होगा 9.5। 10 का नहीं रखना, जो एक्चुअल है वही रखना है। उनके दरमियान डिफरेंस है 10 का। क्या लिखा हुआ है? क्लास मार्क। बेटा अगर 10 से पहले कोई क्लास होती, दानिश, अगर 10 से पहले कोई क्लास होती तो कहां पर आके एंड होती? 9 पर आके एंड होती ना। तो फिर 9 और 10 का एवरेज 9.5। इसी तरह 79 के बाद अगर कोई क्लास होती तो वो कौन सी होती? 80 होती। तो 79 और 80 का एवरेज 79.5। तो फर्स्ट और लास्ट को हम इस तरीके से बना लेते हैं। डाटा था कुछ यूं, 10 से स्टार्ट था ना, 30 टू 39, 70 टू 70 पास बाउंड्रीज। देखिए डिवाइडेड बाय 2, तो 20 यहाँ पे ये बनेगा बेटा है वो उसमें 30 का 0.5, 9.5, 79 पॉइंट करो 2.0.05। अभी तो 0.5 था, अब 0.05 क्यों आ गया? अभी तो आप कहते 0.5 प्लस कर लें और 0.5 माइनस कर लें, अब आप कह रहे हैं 0.05 कर लें। तो सबसे आसान चीज क्या है? 0.9 और 1.0 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें। हाँ, तो सिंपल तरीका है ना बेटा। सिंपल तरीका ये है कि इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, यही इसकी जो है ना
डेफिनेशन है इसकी। क्लास बाउंड्री क्या है? फर्स्ट क्लास की अपर और सेकंड क्लास की लोअर का एवरेज है। समझ में आया बेटा? थोड़ा सा टीचर को पढ़ाने दिया करो बेटा, मुझे पता है आप दो चार चीजें पहले पढ़कर आए हो। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। और थोड़ा सा जो है ना आप फोकस रखा करें क्लास में, चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा? चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।